नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें। सिटीजन्स वॉइस शो जनता की आवाज़, आपकी आवाज़, आवाम की आवाज़। और उसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है। मेरा नाम आत्मजीत सिंह है। मेरे साथ गिरीश जोशी जी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। ऑडियंस बहुत खुश होती है आपको देख के कि हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन आ जाया कीजिए। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आप लेकर आते हैं और वो खुलासे जो हैं वो इस तरीके के कटाक्ष होते हैं कि सरकार को भी समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या। आज एक बड़ी खबर आपने सुबह दी और ये खबर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी जियोपॉलिटिक्स के लिए। नेपाल की करेंसी चाइना प्रिंट कर रही है 900 रुपए का नोट, जिसमें डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ लिपुले, कालापानी और लिम्पादुरा regions administered by India as part of Uttarakhand but claimed by Nepal based on its 2020 constitutional amendment। तो नीचे उसमें लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा के गवर्नर के साइन है। ये वही लुम्बिनी है जहां पर हमारे जो हैं धर्म के जो बड़े अधिकारी हैं वो जाके वहां प्रवचन करते हैं। आपने देखा नेपाल में किस तरीके से आरएसएस की शाखाओं ने वहां की जो एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, उसको हिंदुत्व के दायरे में लाने की कोशिश की। और चाइना का ये पलटवार है क्योंकि नेपाल का रास्ता बैंक ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चाइना के बैंक नोट प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन को अक्टूबर 2024 में दिया था और 300 मिलियन नोट्स यानी कि 8.99 मिलियन डॉलर्स का ये काम उन्होंने उनको दिया। तो मैं आपसे सीधे सीधे समझना चाहता हूं कि अब तो चाइना ने लाल आंख भी दिखा दी और चाइना ने मोदी जी को चैलेंज भी कर दिया कई विषयों पर। आपका इस पे क्या कहना है? धन्यवाद आत्मा जी। देखिए, ये पूरा एक ज्वाइनिंग द डॉट्स जैसी परिस्थिति है। आपने जब जब भी कुछ भी चाइना के सामने एक्शन करने की कोशिश करी है, इमीडिएट उसका एक रिएक्शन आता है। अब थोड़ा आप हिस्ट्री में जाएंगे तो चाइना वाज नॉट एक्टिव टिल 2015 या 16। आप देखिए, अब ये मैकमोहन लाइन वाली जो बात चल रही थी वो शिमला एग्रीमेंट था बिफोर इंडिपेंडेंस, तो चाइना ने उसको मानने से मना कर दिया। फिर तिब्बत को वो जो कि वो उसको साउथ तिब्बत अब बोल रहा है, वो बोल रहा था कि भाई ये जो वो उसको तावांग, अरुणाचल को वो तवांग प्रोविंस बोलते हैं, तो वो उसने बोल दिया। अब इसमें कुछ अभी तक नहीं चल रहा था, सडनली आउट ऑफ द ब्लू 2006 में दलाई लामा ने एक स्टेटमेंट कर दिया कि तवांग बिलोंग्स टू इंडिया। अब देखिए यहां से डिस्टर्बेंस शुरू हुआ, तो उसने बोल दिया कि भाई वो आपका एरिया था ही नहीं, वो तो जब तिब्बत खत्म हो गया तो साउथ तिब्बत भी कैसे रहेगा। उसके बाद आप देखिए कि जब चावन लाई आए थे 60 में, तो एक इनफॉर्मल बात हुई थी कि भाई आप लोग अक्षय चीन दे दो और अरुणाचल ले लो, लेकिन वी डिड नॉट एक्ट ऑन दैट, हम दोनों जगह चुप रहे। अब वो उसको क्यों अक्षय चीन चाहिए था, उसका मतलब हमको अभी समझ में आ रहा है कि उसका बीआरआई का प्रोग्राम तभी से था। ही वॉज द लीडर हु ट्रांसफॉर्म चाइना इनटू बिकमिंग अ वेरी बिग इंडस्ट्रियल हब, तो वहां से जो उनका प्रोग्राम चल रहा था। अभी आप नोट पे आते हो तो आप उसका मैं कंटिन्यूएशन में दे दूं कि अभी तक शांति से चल रहा था, वो बैक डोर चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही थी फॉर नथिंग। 2015 और 22 में मोदी जी अरुणाचल की विजिट करते हैं और वो ऑफिशियली चाइना ने उस पर ऑब्जेक्शन डाला था। उसको रिएक्ट न करते हुए 2017 में प्रेसिडेंट कोविंद वहां पे जाते हैं और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर 2020 में जाते हैं। अब ये जाने के बाद चाइना का जो एटीट्यूड था वो थोड़ा एग्रेसिव होने लग गया। अब एग्रेसिव में भी तब तक ठीक था जब तक हम लोग निगोशिएट कर रहे थे। ये चाइना ने जो नोटें छापनी थी वो कोहली के टाइम पे छापी थी, तब इन्होंने ये फोटो को ऑब्जेक्ट किया था कि भाई नहीं, वो हमारा इंडिया से रिलेशन खराब करेगा। नाउ द रेजिम हैज चेंज और चाइना सेड गो अहेड, वी आई एम विथ यू। और ये बहाने पे इन्होंने इसको ये तीनों एरिया जो जिस पे डिस्प्यूटेड है वो उन्होंने उसमें मैप में दिखा दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इज के हर बात पे रिएक्ट करने वाले भाजपा या उसका आईटी सेल या उसके कोई मिनिस्टर, नोबडी इज रिएक्टिंग ऑन दैट। तो ये क्या चाइना प्रूव करना चाहता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप देखिए अरुणाचल में वो लेडी को रोका गया कि भाई अरुणाचल तो चाइना में, तुम नई पासपोर्ट ले लो। ये प्रोसीजर नहीं था पहले भी। इजराइल की तरह जो भी अरुणाचल से जाता था उसको चाइना अपनी पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं मारता था, लेकिन उसको एक अटैच्ड पेपर पे वो, जैसे इजराइल अरब बॉयकॉट में करता था, तो वो अटैच्ड वीजा दे देते थे पेपर पे और एवरीबडी वाज अलाउड, कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे आप लोगों ने लोकल पॉलिटिक्स इनकलकेट करने के लिए जो रिएक्शंस बताए कि भाई हम तो लाल आंख सबको दिखा देंगे, ये करेंगे, आपने सबसे पहले तो अक्षय चीन में सेटलमेंट नहीं किया अपने आप। अभी आपने लुम्बिनी का जो नाम लिया, वहां पर दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, इट इज अनडिस्प्यूटेड, द होल वर्ल्ड नोज। उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था। अब उसका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ये हुआ कि इट इज अटैच्ड टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
ट्रैक। तो ये चाइना का जो प्लान था कि भाई टूरिज्म एक साथ में खड़ा कर दिया जाए तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, तो उसने वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते ही हम लोगों ने दो चीजें रिएक्शन करी, एक तो वो एयर स्पेस हमने बंद कर दी उसकी, तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल यूजलेस हो गया। और दूसरा फिर हम लोगों ने शायद मुरारी बापू को भी नहीं पता होगा, उसको ले जाके वहां हमने राम कथा करवाई और वहां पे एक हनुमान की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश करी कि भाई नेपाल को हिंदुत्व कार्ड के नीचे कैसे वापस खींचा जाए। दैट मीन्स फायर्ड। तो जो जो आप कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, लेकिन वो चाइना क्यों कर रहा है, कब चाइना ने वो शुरू करा, ये हम नहीं बता रहे। अब उसकी जो सुप्रीमेसी थी वो उसने इंडो पाक वॉर में भी दिखा दी। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि हमको उसमें कूद पड़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि चाइना का तो ये प्रूव करना था कि भाई मेरी जो PL-15 मिसाइल्स है वो तुम्हारे राफेल को गिरा सकती हैं। ये झगड़ा हो गया फ्रांस और चाइना का, और हम लोगों ने उनको प्लेग्राउंड दे दिया खेलने के लिए, जिसमें हमने अपना नुकसान करवा लिया और उन दोनों ने अपनी अपनी मार्केटिंग कर ली। तो आई थिंक वी आर स्टिल नॉट मेच्योर्ड कि हमको बैकडोर डिप्लोमेसी क्या होती है, कैसे हमको करना, या तो हम लोकल पॉलिटिक्स के अलावा हमको इंटरनेशनल से कोई मतलब नहीं। तो अभी जो ये नोटें छापी गई है, इसमें चाइना इज प्रैक्टिकली ट्राई टू प्रूव कि भाई ये जो सारा एरिया है वो मेरा है। अरुणाचल ही नहीं रहा, अब तो वो बिल्कुल नेपाल के ऊपर भी आ रहा है, फिर वो धीरे से अक्साई चीन पे भी आएगा। तो लुम्बिनी का अगर वो कंट्रोल ले लेता है तो हम लोग नेपाल को कितना हेल्प कर पाएंगे, दैट वी डोंट नो। उसकी आप देखिए टनल एंट्री भूटान तक हो गई, भूटान से वो सबसे ज्यादा कोयला उठाएगा। तो वो अपने आप को हर सेक्टर में पावरफुल करता जा रहा है, और हम लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि अभी भी हम लोग अमेरिका के भरोसे पे बैठे हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है वो जब तक हमारे साथ है हम पूरे एशिया को डरा पाएंगे। दैट इज ऑलरेडी दैट दोज डेज आर गॉन। तो सुप्रीमेसी दो, अभी जैसे पहले रशिया और अमेरिका के झगड़े में कोई नहीं पड़ता था, सब अपना नेटो करते थे, अलग बैठते थे, उसी जगह में हमको चाइना और अमेरिका की पॉलिसी के बीच में पड़ना नहीं होगा। अब होगा क्या, अब तो 3 महीने के बाद ट्रंप फिर चाइना जा रहे हैं, जीपिंग से 1-to-1 बात करेंगे, उन्होंने पुतिन से बात कर ली, तो तुम कहाँ रहे, यू आर नोवेयर नाउ इन द पिक्चर। और आपने जितनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी हमारी इंडिया की वर्ल्ड में जो होती थी इन इंटरनेशनल फोरम, वो भी आपने खत्म कर दी है। सो दिस इज द स्टोरी कि आपको चाइना बाकायदा कैसे कैसे पढ़ा रहा है, या तो आप उसके साथ सेटलमेंट कर लो, या आप, क्योंकि चाइना की एक थियरी बहुत ईजी है, उसने कई बार बोला है कि भाई बॉर्डर डिस्प्यूट इज अ पार्ट, कॉमर्शियल बेनिफिट्स आर अ पार्ट। और इसी थियरी से वो चाइना में घुस गया और आज चाइना को उसने सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है। आज रशिया अगर आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ चाइना सपोर्ट। आज उसने फ्रांस को, इटली को, अमेरिका को, सबको बाहर निकाल दिया। उसने अपनी सारी खाने नेशनलाइज करवा दिया, बोले हम लोग अफ्रीकन मटेरियल इज फॉर अफ्रीकन, ये वहां पे चल पड़ा है। तो हम लोग कहां पर जा रहे हैं, और हम लोग जैसे सोच रहे थे कि अमेरिका के भरोसे पे हम समुद्र के अंदर अगर हम कब्जा ले लेते हैं तो सब लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे, दैट इज नाउ ओवर। ईस्ट नॉर्थ बेल्ट आपका कनाडा के ऊपर से यूरोप, रशिया आराम से धंधा करेगा, चाइना भी करेगा। चाइना ने आपके चाइना से ईरान तक की लाइन डाल दी, रेलवे लाइन, वहां से ऑलमोस्ट 60 टन का रोज का वहां पे आना जाना हो रहा है माल का, और सक्सेसफुली दे आर डूइंग। तो अगर ईरान तक चाइना बाय रोड और रेल पहुंच गया, दैट मींस ही इज नाउ, ही हैज गॉट एक्सेस टू ग्वादर एंड चाबार पोर्ट आल्सो। तो उसने तो अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ही चेंज कर दिया। आप उसकी शिपें अगर समुद्र में परेशान करते, उसका टाइम नहीं रहा, क्योंकि रशिया से अब रशिया और चाइना आर नॉट सप्लाइंग देयर क्रूड एंड गैस बाय पाइपलाइन। तो वो बाकायदा अपने आप को पहले इम्यून करता है, फिर वो रिएक्ट करता है, और चाइना बोलता कम है, एक्शन में ज्यादा डालता है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड नाउ ट्राई टू इंप्रूव अवर डिप्लोमेसी, नहीं तो ये शायद बेकारी के फचड़े में पड़ के हम अपना नुकसान करवा लेंगे। जी जी, इसमें जो 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगाली थी, जिसमें नेपाल ने आर्ग्यू किया था कि काली रिवर, इट्स वेस्टर्न बॉर्डर्स ओरिजिनेट जो होते थे वो लिम्पियानदुरा पे होते थे। 370 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें काला पानी और लिपुलेक पास आता है। 2020 में, मई 20 2020 में केपी शर्मा ओली सरकार ने उस समय इन एरियाज को अपने टेक्स्ट बुक्स में और अपने पासपोर्ट्स पे दिखाना शुरू कर दिया था। भारत से उनकी डिस्प्यूट तब से चल रही है। इंडिया की पोजीशन ये रही है कि इंडिया व्यूज रिवर सोर्स एज काला पानी एंड नॉट लिपुलेंग। तो इस वजह से शायद ये डिस्प्यूट जो है, अब केपी ओली उसको इसलिए अपने उसमें फेवर में यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको बस चाइना का बैकअप है। आपने देखा जहां जहां चाइना ने बैकअप दिया, पाकिस्तान को बैकअप दिया, आपने खुद ही बता दिया कि जिस तरीके से उन्होंने PL-15 मिसाइल से राफेल गिराए, नहीं गिराए, नुकसान तो हुआ, सीडीएस ने एग्री किया। अब रेड फोर्ट पे जो बॉम्ब अटैक हुआ, जिसका सीधा सीधा पीओके के पीएम कहते हैं कि वो हमारे इशारे पे हुआ, इस पर फिर ऑपरेशन सिंदूर तो साइलेंट है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोल नहीं सकते क्योंकि चाइना और सऊदी अरेबिया दोनों की बैकिंग अब पाकिस्तान को मिल गई है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने इंडिया के रिस्पॉन्स को जो है वो नलीफाई कर दिया है। तो मैं दूसरा सब्जेक्ट आपके पास आता हूं।
कल एक न्यूज आई थी परसों कि अहमदाबाद 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया। और कहा गया कि नाइजीरिया और इंडिया, ये दो ही कंट्रीज थे जो उसके लिए बिड कर रहे थे। उसमें इंडिया को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का बिड मिला। अब मेरा सवाल ये है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स तो हो जाएंगे, पर उससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। सुरेश कलमाडी पे बहुत इल्जाम लगे कि सुरेश कलमाडी और दिल्ली की गवर्नमेंट ने मिलकर, शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स देके बहुत सारा पैसा बनाया, और उन पर एक तरीके से सीएजी की रिपोर्ट भी आई, केस भी दाखिल हुआ, पर एंड ऑफ द डे कुछ मिला नहीं। तो क्या ये कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कहा जाता है कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स तो जब एक देश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए या एक देश की संप्रभुता को वर्ल्ड में दिखाने के लिए एक आयोजन होता है, उस आयोजन का सारा खर्चा सरकार करती है, जिसकी रिकवरी लिटरली निल होती है, क्योंकि जितने स्टेडियम जहां भी रेनोवेशन में गए उससे कोई हमारे जो हमारे गेम्स हैं या हमारे जो एथलीट्स हैं उनको कम फायदा हुआ, उल्टा वहां वो जगह गेटोस बन गई और उनके यूटिलाइजेशन के लिए फिर आपने शादी ब्याह में देने शुरू कर दिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल टेंडर बेस्ड बिजनेस होता है कॉमनवेल्थ गेम्स का, जिसमें सरकार का बहुत सारा पैसा लगता है, अहमदाबाद में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या ये एक नया शगुफा है या एक नया बिजनेस मॉडल है जिसमें फिर ठेकेदारों के थ्रू 50% 60% कमीशन लेने का प्रावधान है और उसमें देश को कुछ नहीं मिलने वाला? मैं इसके बारे में आपसे जरा समझना चाहता हूँ। जी देखिए आत्मा जी, ये एक दोगलापन है। 2 दिन पहले मोदी साहब ने बोला कि मैकोले की जो एजुकेशन थियरी थी वो इसलिए डेलिबरेटली सिखाई गई थी कि वो इंग्लिश बोलने वाले के अलावा पूरा हिंदुस्तान अपने आप को इंफीरियर बिलीव करे। उन लोगों ने हमारा कल्चर खत्म कर दिया। अब आपको ये पता हो तो ये कॉमनवेल्थ गेम वाज स्टार्टेड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड 1930 में, जिसको ब्रिटिश कॉलोनीज थी 47 कंट्रीज, वो खेलती थी। तो क्या आज अभी हम ब्रिटिश के गुलाम हैं? आपको सीखना चाहिए था 1978 में या 74 में 78 में नाइजीरिया ने अपने आप को कॉमनवेल्थ से अलग कर लिया कि जब अब हमारा वेल्थ कॉमन है ही नहीं तो वी डोंट अपार्थाइड के लफड़े में उसने उससे वहां से वो निकल गए। अभी इसकी आप हिस्ट्री देखिए, इंडिया का ही आप केस देखिए, तो दिक्कत क्या होती है कि ये 10 साल 20 साल का जो आयोजन होता है उसके अंदर जो कॉस्टिंग आपने दी है, 2010 में जब ये करने की बात हुई थी तो ये 1600 करोड़ का बजट एक्सेस हुआ था कि इतना होगा, वो बढ़ के आपका 70,000 करोड़ हो गया। अब वो कैसे हुआ? उसमें तो करप्शन के चार्जेस लगेंगे और ये हम खुद ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी 2026 में जो 26 का जो पहले ऑफर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने एस्टिमेट दे दिया भाई $2 बिलियन का जो हमारा एस्टिमेट है दैट इज नाउ रीचिंग टू $7 बिलियन। तो 1600 से वो 64,000 का भी पहुंच रहा है, हमको नहीं करना है। ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप देखिए तो मलेशिया और सिंगापुर ने भी विड्रॉ कर लिया था। उन्होंने कहा कि भाई ये 2 ईयर का टाइम जो है उसमें एस्टिमेट देना भारी है और ये सारा जो पैसे का लोड है वो कंट्री के टैक्स पेयर्स पे आता है। तो उसको इनकलकेट करने के लिए मलेशिया को $100 मिलियन का ऑफर दिया गया, उसके बाद भी उसने मना कर दिया क्योंकि दैट वाज नॉट सफिशिएंट। तो इसमें यह भी होगा कि हम रो धो के शायद उनसे पैसा भी ले आए सब्सिडाइज करने के लिए, एक ये होता है। और गुजरात इसलिए प्रेफर्ड है कि गुजरात में आरटीआई नहीं होता है, गुजरात में गवर्नमेंट के खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं होता है या कोई सवाल जवाब नहीं होता है। तो आप ये देखिएगा कि इसके अंदर अभी 2026 में जो ये होने वाला था उसको स्कॉटलैंड ने एग्री करा। स्कॉटलैंड ने ये बोल के एग्री करा कि भाई हम इसको डाउन साइज करके कर सकते हैं, आपके जो नॉर्म्स है उसमें नहीं कर सकते। अभी आप जैसे ही अहमदाबाद सिलेक्ट करोगे तो ये इनके जो कॉमनवेल्थ वाले हैं वो जितने अंग्रेज की कॉलोनी थी वही आते हैं। इसमें रशिया नहीं है, यूएसए नहीं है, चाइना नहीं है। तो जिनके पास वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं वो तो आ नहीं रहे, तो आपके एडवर्टाइजर्स भी कम होंगे, आपका रेवेन्यू भी कम होगा, लेकिन आपका खर्चा कम नहीं होगा। तो आप ये कर क्यों रहे हो? क्योंकि अभी तक इसका कॉमनवेल्थ का एक रेप्यूटेशन रहा है कि इसी में से किसी देश ने पैसा नहीं बनाया। और अभी आप देखिए कि अगर मेजर कंट्रीज नहीं खेल रही हैं तो ऑटोमेटिक है कि वर्ल्ड उसका फोकस भी कम रहेगा। टूरिज्म को वो इतना इनकलकेट नहीं कर पाओगे आप जितना कि दूसरे कंट्रीज से प्लेयर्स आते हैं और वो कर सकते हैं। तो इसका पूरा इंटेंशन कोई टूरिज्म करने का नहीं है। वो 2030 तक क्या पोजीशन रहेगी आप नहीं जानते हो। और अभी जो आप उसके लिए अभी से शुरुआत करोगे उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह कमा के वो शुरू तो करेंगे। आपका 3,000 करोड़ का जो सूरत में डायमंड बुश जो तुमने बनाया था जो अभी गोस्ट सिटी की तरह है, तो आप उसी को यूज करवा लो। ये नहीं होगा, पूरा नया प्रपोजल होगा, कंस्ट्रक्शन चलते रहेंगे, बड़ी जायरातें होंगी इसमें तो वो प्री प्रोजेक्ट में भी काफी कुछ इसमें ये होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, फंक्शंस होंगे, प्रैक्टिसेस होंगी। तो आई थिंक इट इज नॉट वर्थ इट। कंट्री लाइक इंडिया जिसको ऑलरेडी आईएमएफ ने बी में से सी ग्रेड में डाल दिया है,
हमारी इकोनॉमी को बिलीव नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट ट्रांसपेरेंट ऑन व्हाट इज द रियल सिचुएशन ऑफ आवर इकोनॉमी। और उस वक्त में ऐसे देश के ऊपर इतना बड़ा खर्चा डालने का 36-35 हजार करोड़ का, आई डोंट थिंक दैट इज गॉट एनी प्रैक्टिकल सेंस। लेकिन अब करने वाले को कौन रोक सकता है जी। इसमें जो मैप जो हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट है इसका, वो ये कि मैनचेस्टर 2002, मेलबोर्न 2006, ग्लासगो 2014, गोल्ड कोस्ट 2018, बर्मिंघम 2022 एंड अगेन बैक टू ग्लासगो 2026। इसमें जितने भी इसके रेवेन्यूज हैं, जो खर्चा हुआ वो करीब 150 से 200 मिलियन डॉलर प्लान था। हालांकि खर्चा उसमें जो रेवेन्यूज टारगेटेड थे वो 100 मिलियन थे। कहा जा रहा था कि ये करीब 500 मिलियन डॉलर का माइनस में गया है जितने भी अभी 2002 से 2026 हुए हैं। और प्रोजेक्शंस थी कि जीडीपी को फायदा मिलेगा, जीडीपी को बूस्ट मिलेगा करीब 500 से 800 मिलियन। बट फिर जीडीपी बूस्ट तो एक एंटिसिपेटेड है, वो जीडीपी कब होगी, टूरिज्म कब बढ़ेगा, कोई नई बिल्ड्स आती नहीं है। और ये सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम होता है जिसमें गवर्नमेंट के सब्सिडी प्रोग्राम से गवर्नमेंट का खर्चा अच्छा खासा हो जाता है। और हमेशा कहा जाता है कि इंडिया की जो कॉन्टेस्ट में ये इन्फ्लेशन जो है 3 से 4 गुना होता है। कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट, जब वो आपने खुद बता दिया 2010 में कि उसका टारगेट जो था कि इतने में करना है, और उसका जब खर्चा बनाया गया तो वो खर्चा हजारों करोड़ों में गया। और उस हिसाब से इस कॉमनवेल्थ गेम्स का भी खर्चा आपने बताया कि 70,000 करोड़ रुपए का कुल बजट मिनिमम मान के चलिए कि इतना खर्चा होगा ही होगा, जिसमें रिकवरी 50% भी नहीं है। मतलब कि 35 से 40,000 करोड़ रुपए ठेकेदारों की जेब में जाएंगे, जो वापस 40-50% कमीशन के तौर पर पॉलिटिशियंस के पास आ जाएंगे। तो ये जाहिर तौर पर मान लेना चाहिए कि जितने कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह के प्रपोजल्स होते हैं, भारत की एक डेवलपमेंट मॉडल को दिखाने के लिए किए जाते हैं। ये एक बड़ा खर्चा है। जैसे टीवी और अखबारों के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज दिए जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपया तो एडवर्टाइजिंग में भी खर्च किया जाता है। तो क्या आने वाली सरकारें सारी एडवर्टाइजिंग बजट पे ही चलेंगी? कॉमनवेल्थ गेम्स करा दिया, मोदी जी को धन्यवाद, फलानी चीज हो गई, मोदी जी को धन्यवाद। मोदी जी सरकारी खर्चे पे बाहर जाते हैं, अभी तक तो कोई ब्यौरा आया नहीं कितना खर्चा टोटल हुआ है। आरटीआई डाल डाल के हम लोग तो थक गए हैं, पर हमें पता ही नहीं कि मोदी जी के पिछले 11 साल में ट्रिप्स पे कितना खर्चा हुआ है। छन छन के खर्चे आते हैं कि जी हमने इतना प्रमोशंस के लिए दिया, इतना होटल का खर्चा दिया, पर अगर एक्चुअल खर्चा गिने तो मेरे ख्याल से कई लाखों करोड़ रुपया मोदी जी के फॉरेन ट्रिप्स पे लग गया होगा। देश को प्राप्ति क्या है इसमें? ये सारे मॉडल में, ये जितना भी मॉडल दिखाया जाता है मोदी जी को विश्व गुरु बनाने के लिए, क्या उसका कोई फायदा अनंता उस लास्ट माइल पे खड़े आदमी को कभी मिल पाएगा? मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे आखिरी है। देखिए, अभी धीरे धीरे जैसे छन के रिपोर्ट्स आ रहे हैं पार्लियामेंट की कमिटी से या इससे, इसमें आप देखिए बड़ा बड़ा हिसाब किताब आ रहा है। उस पर वो स्पेशल प्रोग्राम ही कर सकते हैं कि जितनी भी स्कीम्स आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत, अमृत मिशन, दीनदयाल योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, उसका टोटल बजट जो था वो 37 लाख करोड़ था। अब उसमें जो एक्सपेंडिचर्स अभी जो हुए हैं, दैट इज ऑलमोस्ट रफली हार्डली 7 लाख करोड़, मतलब ये 30 लाख करोड़ कहाँ गया? अब इसका हिसाब मांग रहे हैं, और ये सारे रिपोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए अपना एनएसएसओ का भी रिपोर्ट था कि जो स्वच्छ भारत में आपने वो शौचालय के जो पैसे दिए थे, आई थिंक दैट वाज अराउंड 2200 करोड़ कुछ था, उसमें 6% ही यूटिलाइजेशन हुआ। और एनएसएसओ बोलता है कि 40% भी वो शौचालय अभी यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, वहां पे वो कोई अपना सामान रख रहा है, उसमें छत नहीं है या कुछ भी है, मतलब नथिंग हैज गॉट कंप्लीटेड। वो अमृत मिशन में भी 8,400 करोड़ आपने पानी के लिए दिया था, उसका 29% यूटिलाइजेशन है। आज भी तो कई दिल्ली जैसे सबर्बन एरियाज में आपको टैंकर से ही पानी भेजना पड़ता है। तो आपका मिशन क्या था, आपका एलोकेशन क्या था, आपने क्या खर्चा किया, बाकी का पैसा कहाँ गया, वो कौन बताएगा? तो ऐसी हालत में इनको ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि पैसा लूट के रख लो, बाद में आरटीआई तो चल नहीं रहा है, अभी कौन पूछेगा। तो इसीलिए अभी आप देखिए कि इनका जो वॉर चलता है मीडिया का, उसमें एक एग्जांपल आपको दे दूं कि 30 टन सोना बेच दिया, ये मुकेश अंबानी की चैनल ने बताया, बाद में बोला वो गलत था। कल एनडीटीवी ने बता दिया, अडानी जी की चैनल ने, कि भाई 8.3% जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन हो रहा है। हाउ? नोबडी नोज। उसके कोई सपोर्टिंग फिगर्स आपके पास नहीं है। आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, आपका पब्लिक स्पेंडिंग पैरिटी जो है वो कम हो गई, क्या हुआ है? बट दैट आर फिगर्स नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट है, बोल देना है और वो मार्केटिंग करना उनको आता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इनटू ट्रैप, कि भी अभी भी हम जैसे विश्व में अभी भी हम बहुत पावरफुल है, ऐसा प्रोजेक्शन करने के चक्कर में अब हमको खुल के सामने जो मैटर आ रही है उनका जवाब देना ही भारी पड़ जाएगा। जी
बिल्कुल और एक तरीके से अगर आप देखिए तो मोदी सरकार जो है वो ऑपोजिशन पे भारी पड़ रही है, देश पे भारी पड़ रही है, अर्थव्यवस्था पे भी भारी पड़ रही है और इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आप एक चीज पकड़ेंगे तो वो दूसरी पे आ जाते हैं, दूसरी पकड़ेंगे तीसरी पे आ जाते हैं। जिस तरीके से ये सारी मूवमेंट्स चल रही हैं, सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, दे आर ओनली एबल टू मेक प्रॉफिट एंड सेंट्रलाइज द एंटायर रेवेन्यू मॉडल इनटू कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस का इससे बड़ा उदाहरण, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की हमने बात की, नेपाल की बात की और जो आपने स्कीम्स की बात की, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि किस तरीके से कॉर्पोरेटाइज करके हमने ऑर्गेनाइज लूट कर ली। जिस ऑर्गेनाइज लूट की बात मोदी सरकार करती थी, उसके मास्टर ब्लास्टर जो हैं वो अब मोदी जी खुद बन चुके हैं। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद।